अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत कर दिया है। क्या है इस बजट में? आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसान, युवा और महिलाओं के लिए इस बजट में किस तरह के प्राविधान किए गए हैं? इंडस्ट्री ने, मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने, अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इसको किस तरह से लिया है, इन सारे मुद्दों पर आज हम खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज वित्त मंत्री ने भारत का बजट देश की लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इस बजट की बड़ी प्रतीक्षा थी क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ये बजट लेकर आई है, तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत ही उम्मीदें हर किसी को रही हैं। हर किसी से मेरा ताल्लुक़ है, आम आदमी, ख़ास आदमी, स्ट्रीट वेंडर्स, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट, किसान, महिला, युवा, हम सभी के मन में था कि इस बजट में बहुत कुछ ख़ास और बहुत ही ऐसा होगा जो बाज़ार को फिर से एक बार नया वाइब्रेंट पैदा करेगा। बहनों भाइयों, लेकिन जिस करंट को पैदा किया जाना चाहिए था इस बजट में वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बजट में एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत हुए। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार ने पैसा खर्च किया है, लेकिन जैसा कि हमारे देश के बजट में होता है कि एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में हमारे बजट का खर्च होता है, इस बार भी वही हुआ। सरप्राइजिंगली क्या, बल्कि ये माने कि कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं इस सरकार से, क्योंकि बहुमत अकेले दम पर नहीं है, सहयोगियों के बहुमत से सरकार चल रही है। तो वो जो दो बड़े सहयोगी हैं, आंध्र प्रदेश और बिहार, उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल इस बजट में किया गया है। एक तरह से आप ये माने कि उनको चुनाव की पहली किस्त दी गई है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास नहीं है। जो एलोकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देश भर में है उन्हीं का कंटिन्यूएशन में यूपी को जो मिल लेना होगा मिलेगा, बट अलग से कोई एलोकेशन उत्तर प्रदेश, अयोध्या, वाराणसी, इन सब के लिए नहीं है। हालांकि ये बहुत उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के जैसे परिणाम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी इस बार कुछ खास करेगी और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस बजट में कुछ बड़ी सौगात लेकर आएगी। लेकिन यूपी के लिए कुछ खास है नहीं इस बजट में, बल्कि जिक्र भी नहीं है। अब जो सबसे बड़ी प्रतीक्षा की बात थी कि मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, दिहाड़ी और स्ट्रीट वेंडर्स, आम लोग जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, उसके लिए इस बजट में क्या था? तो टैक्स की कुछ रिलैक्सेशन कान घुमा कर दी गई है। मतलब अगर 37,000 करोड़ रुपया सरकार के आकलन से उसने सौगात बांटी है, तो दूसरी तरफ से पकड़ के 30,000 करोड़ रुपए वसूल भी लिए। अब छूट कितनी मिलेगी? सिर्फ 7,000 करोड़ की। यानी एक मिडिल क्लास को जिसकी सैलरी अराउंड 7-8-9 लाख पर एनम के हिसाब से है, उसको 17,500 रुपये बचाने के लिए 17 करतब करने पड़ेंगे, तब उसके पैसे जाकर बच पाएंगे। तो एक तरफ से दिया है, दूसरी तरफ से निकाल भी लिया है। हालांकि मिडिल क्लास बड़े लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहा था कि टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो टैक्स रिफॉर्म का कमिटमेंट तो है। फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो इंडियन इनकम टैक्स लॉ है 1961 का, जो हमारे आपके प्रति पर लगता है, आयकर अधिनियम 1961 में बना था, उसके बाद से इसमें कोई सी तरह इसमें संशोधन ही आ रहे हैं, लेकिन कभी इसका कवर चेंज नहीं हुआ। तो टैक्सेशन की प्रणाली पुरानी चली आ रही है। अब भारत की सरकार ने आज पार्लियामेंट में कमिटमेंट किया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम मेजर तब्दीली लाएंगे, हम नया एक्ट लेकर आएंगे। बहुत समय से इसकी डिमांड चल रही है, टैक्स रिफॉर्म में इसकी ज़रूरत भी है, पर अभी कमिटमेंट किया है, आया नहीं है। तो इस बार के बजट में किसान के लिए क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, राज्यों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कीम लाई गई है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी की बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी आयकरदाता है तो आप अयोग्य हैं, इसमें योग्य नहीं होंगे। तो इसके क्राइटेरिया बहुत सख्त किए जाने से बहुत बड़ा तबका है जो इससे वंचित भी हो सकता है। तो क्या लेकर आई है सरकार, किस तरह की सब्सिडी की योजनाएं हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट, और जो मुफ्त वाली स्कीम्स थी इनका कंटिन्यूएशन में भी लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल इस बजट को करिश्मा बता रहे हैं। बड़ा मोस्ट वाइब्रेंट, इंक्लूसिव
और सबको साथ लेकर चलने वाला समग्र विकास का और बहुत ही ज़बरदस्त बजट है, ऐसा बीजेपी कह रही। विपक्ष कह रहा है तो सरासर सिर्फ शब्दों की जादूगरी है, किया तो कुछ नहीं है। ये बजट तो झूठ का पुलिंदा है, इसमें किसके लिए क्या किया गया है, कोई एलोकेशन नहीं। तो हर तरह की ओपिनियंस हैं। तो आज हमने सभी स्टेक होल्डर्स को इस डिबेट में आमंत्रित किया है ताकि हम सब की बात जान सकें। इंडस्ट्री, ट्रेडर्स, फार्मर्स, एडवोकेट्स, टैक्स कंसल्टेंट, सीनियर जर्नलिस्ट, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, सभी को आमंत्रित किया है ताकि हम इस बजट पर खुली चर्चा कर सकें। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही नहीं, सब छुप गई। कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? ये महंगाई बढ़ाओ सरकार बचाओ बजट है। आप अपनी कमाई के चक्कर में इंसान को जानवर की तरह ट्रेन में भर के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। शर्म नहीं आती सरकार को? ऑलराइट, आपने अब सबके बयान सुने, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। अब इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल जाने माने अर्थशास्त्री और लखनऊ में यूनिवर्सिटी में फिनांस डिपार्टमेंट के HOD भी हैं। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर पवन जायसवाल, जाने माने इकोनॉमिस्ट और टैक्स कंसल्टेंट हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है मनीष सिंघवी, यूपी में बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संजय गुप्ता आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। और जाने माने पत्रकार और आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट सिद्धार्थ कलंश जी इस डिबेट में हैं। वीरेंद्र जी, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। आज मैंने बड़ी एक सभा टाइप आमंत्रित की है ताकि सारे स्टेक होल्डर्स की बात इस कार्यक्रम में आ सके। आप सभी का धन्यवाद। राजेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। विपक्ष का कहना है कि ये बजट नहीं है, फ्लॉप शो है। आप साबित करिए कि ये बजट आम लोगों का बजट है। देखिए, बजट को आप पढ़ेंगे तो पूरे बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपना जो नया काम शुरू करने वाले हैं उन लोगों के लिए सबका ख्याल रखा गया है। सब किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, किसानों के कल्याण की योजनाएं लागू हों, उस सब को लेकर के बजट का निर्माण किया गया है। और जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष का काम विरोध करना है, वो करेंगे। वो कोई समर्थन तो अच्छे से अच्छा बजट कितना भी अच्छा कर लो तब भी करेंगे। बजट एकदम उचित है, संतुलित है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, कृषि क्षेत्र का, रक्षा क्षेत्र का, शिक्षा क्षेत्र का, स्किल का, हर वर्ग को साथ। शादी में जैसे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन फूफा नाराज हैं तो नाराज ही रहेंगे। वो तो हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऑलराइट, पर मुझे बताइए कि हम लोग तो बड़ी उम्मीद किए थे कि आप उत्तर प्रदेश के लिए इस बजट में खास तौर पर कुछ लाएंगे, और सुनील साजन जी ने काफ़ी आग्रह किया था कि भाई अयोध्या के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। आपने तो हमारे प्रदेश को और सबको ठेंगा दिखा दिया। अयोध्या में पहले से इतनी सारी योजनाएं काम कर रही, इतनी योजनाएं हैं कि अयोध्या को अयोध्या बनाने का काम इसी सरकार ने किया है। नहीं तो अयोध्या में गोलियां चलवाते थे सुनील भाई, पहले लोगों को मरवा देते थे पुलिस से। आज अयोध्या को पूरी दुनिया के अंदर एक नवीन पहचान मिली है। अयोध्या हमारी धार्मिक नगरी थी, आस्था का केंद्र था। जिस तरह से वहाँ विकास हो रहा है तो आने वाले और समय में देखेंगे आप, जो योजनाएं पूरी मूर्त रूप ले रही है योजना। तो पर मुझे बताइए कि यूपी के लिए कुछ खास तो होना चाहिए था, इस बजट में तो कुछ है ही नहीं यूपी के लिए। जितनी भी योजनाएं हैं सब पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश भी देश का हिस्सा है। तो क्या ये बिहार और मध्य आंध्र प्रदेश ये हिस्सा नहीं था? सारा पैसा भाई साहब इन्हीं को दे दोगे? नहीं, सारा पैसा कहाँ किसको दे रहे हैं भाई। एक जो कमजोर हिस्सा कोई होता है, वो कमजोर भाई होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा ये कब आंध्रा वाले कब से कमजोर हो गए? जरा उनकी हालत देखो, बड़े रिच लोग हैं।
बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ था तो बिहार की थोड़ी मदद हो रही है। अच्छा, वहां पर बक्सर में जो सेतु बनेगा वो तो उत्तर प्रदेश को ही जोड़ेगा। जितने भी एक्सप्रेस वे बिहार के अंदर बनने वाले हैं वो सब तो उत्तर अच्छा, प्रदेश को जोड़े, तो स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता ये है। समाजवादी वालों को तो आप में हर कमी ही कमी दिखती है। अब देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने सरकार में बने रहने की पहली किस्त दी है। इनके मुंह से तो अच्छा निकलता ही नहीं कभी। कह रहे हैं किस्त दी है आपने, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा नजर आएगा। अब बताओ, ऐसी बात कही जानी चाहिए? कल को कहेंगे फिरौती दी है, ये क्या भाषा है भाई? बोलिए आप राजेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जब उत्तर प्रदेश को बर्बाद हालत में छोड़ करके गए थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, युवा, व्यापारी, किसान, महिला, नौजवान सब परेशान थे, अराजकता की स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश था। योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनकर के। सर, हम दिल्ली के बजट की चर्चा कर रहे हैं, आप सर यूपी वाली बात कर रहे हो। नहीं, आप यूपी की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं आपके दोस्त सुनील को, साजन जी को बुला लेता हूँ। अब सुनील जी आपकी बात का जवाब देंगे। सुनील जी, स्वागत है आपका। भाई, इस बजट में तो सबके लिए सब कुछ किया गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो अगर बिहार को और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसा दे दिया गया तो आपको दर्द किस बात का है? देखिए ब्रजेश जी, हमको दर्द बिल्कुल नहीं है। आप बिहार को ज़्यादा पैसा दें, आप आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसा दें, लेकिन उसके लिए तो हम सरकार को बधाई दे सकते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई बिहार की जनता की तरफ से आपको बधाई, आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से बधाई। तो ये देश का बजट है, भारत का बजट है, या केवल बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है? हम तो ये जानना चाह रहे थे कि जब हम चुनाव के दौरान थे ब्रजेश जी, तो वोटिंग से पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 100 दिन का प्लान हमारी सरकार ने तय कर लिया है। वो प्लान कहाँ दिख रहा है? वो प्लान कहीं नजर आ रहा है बजट में? एक दूसरी बात क्या है कि आप उत्तर प्रदेश से नाराज हो गए। मोदी जी 1.5 लाख से जीत पाए और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग जीत करके चले गए, बीजेपी हार गई, तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आप हीन भावना से देख रहे हैं बजट में, जबकि उत्तर प्रदेश से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश से ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को आपने क्या दिया? और क्या है ब्रजेश जी, इन लोगों की चतुराई देखिए, बहुत होशियारी के साथ इनसे जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि ये राष्ट्र का बजट है, ये सशक्त भारत का बजट है, विकसित भारत, भारत को तरक्की की तरफ ले जाने का बजट है। लेकिन हमारा एक सवाल है ब्रजेश जी कि आज ही देश का बजट आता है और आज ही देश का रुपया गिर जाता है। और मैं एक बात कहूंगा केवल, अभी आप कह रहे थे ना कि विपक्ष फूफा हो जाता है। आप कितना अच्छा बजट ले आइए और वो नाराज ही रहता है। आपकी फूफा विपक्ष की तरफ नहीं है, आपकी जिन 2 फूफाओं के लिए ये बजट आया है वो फूफा खुश हैं। और आप समझ रहे हैं भाजपा के फूफा कौन कौन है? एक बिहार में है और एक, अरे दे तो दिया इतना फूफाओं को, अब क्या दे दें? बजट हम लोग तो अपने राज्य के लिए कुछ थे कि कुछ मिले? नहीं, इस बजट में किसान कहां है? इस बजट में किसान नहीं, बेरोजगार नौजवान नहीं, वही रटा रटाया बजट है। तो शायद आपको पता नहीं, किसानों की आमदनी तो डबल हो चुकी है, आपको शायद पता नहीं है। हाँ, अब ठीक बात है, हो सकता है हम लोग पिछड़े लोग हैं तो पिछड़ेपन से अरे देखते नहीं, आई रिस्पेक्ट। बीजेपी अगड़े लोगों की पार्टी है तो अगड़े रूप से देखती होगी। हम केवल एक बात कह रहे हैं, आप नौकरी के नाम पर 1 साल की नौकरी, 2 साल की नौकरी, 4 साल के अग्निवीर लेकर के आएंगे, आप फिर कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी। तो ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी यही आरोप लगातार बीजेपी के सामने कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आप प्राइवेट नौकरी देकर के आरक्षण खत्म कर दिए। वही बात जो अनुप्रिया पटेल जी ने पूछी, बाद में योगी जी की सरकार से, योगी जी के विभाग से केशव प्रसाद मौर्य ने पूछी, वही मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूछ रहा हूं कि क्या प्राइवेट नौकरी में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देगी पिछड़े दलित आदिवासियों को कि नहीं?
थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। इस बजट को लेकर आप लोग क्यों निराश हैं? अभी राजेश जी ने बताया कि सब कुछ तो है इसमें, आपको तो खुश होना चाहिए। चूंकि मुझे लगता है कि आज काफी लोग बोलने के लिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आ जाइए, आइए। ये बजट डॉक्यूमेंट मेरे सामने रखा हुआ है और इसके पहले ही पन्ने से झूठ शुरू हो जाता है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें, यानी महंगाई जिससे पूरा देश पीड़ित है, उसमें ये नॉन फूड और नॉन फ्यूल की बात करते हैं। यानी जिस महंगाई से सबसे ज्यादा आम आदमी त्रस्त होता है वो खाद्य महंगाई है और वो फ्यूल की है, उसकी बात नहीं करेंगे। और 10% के आसपास पिछले 2 साल से बनी हुई है और जो 70% आबादी हमारी है उसके घर में 2 टाइम खाना नहीं बन पा रहा है और ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये दोनों बजट डॉक्यूमेंट में लाया हूं, ये 23 का है, ये 23 का है और ये 24 का है। अच्छा, जरा बड़ी स्क्रीन पे लो भाई। दोनों मैं लेकर आया हूं। अगर आप देखेंगे क्या क्या लाए हो? ये देखिए 23 का लाया हूं। ये चर्चा कर रहे हैं। कब का बजट है? ये 24 का है। ये आप इस बार का है? हाँ, और ये 23 का है। ठीक है। अब ये कर क्या रहे हैं? तो दोनों क्यों लाए हो? इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, माइक सीधा करो पहले। हाँ। ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ परिवारों को, किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाएंगे अगले 3 सालों में। इसमें कह रहे हैं। किसमें? 23 में? 23 में कह रहे हैं। और 24 में कह रहे हैं 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में अगले 2 साल में लाएंगे। यानी 1 साल में 1 को भी नहीं ला पाए तो अब 3 लिखा है इसमें? हाँ, 3 से 2 किस पेज नंबर पे है? ये पेज नंबर 3 पर है और इसमें पेज नंबर 5 पर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर है। सेम ये कॉपी कर दिया यहां पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कॉपी पेस्ट हो गया है? कॉपी पेस्ट हो गया। ऐसा ब्लंडर कर ये देखिए 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की बात करते हैं यहां पर भी। और ये देखिए ये पीआईबी का पिछले साल का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो भी कह रहा है कि 10,000 खोले जाएंगे। पिछले साल भी 10,000 खोले जाने थे, इस बार भी 10,000 खोले जाने हैं। अरे सच में ऐसा है? ये देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, मैं नहीं कह रहा। ओके, ठीक है, मैं इसको स्टडी करूंगा। तो ठीक है, काफी हैरानी की सवाल इस बात का है, क्या सिर्फ इतना ही है कि और भी कॉपी पेस्ट नहीं और भी है? ये 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते थे। 100 स्मार्ट सिटीज की बात करते थे। अब स्मार्ट सिटी में तो कुछ हुआ नहीं, वहां तो पहली बरसात के बाद पानी भर जा रहा है, डूबने लग रही है, नाव चलने लग रही है। तो अब उसका नाम बदल गया, सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स, यानी विकास के केंद्र बनाए जाएंगे शहरों को। अब वो खत्म स्मार्ट, अब सिटीज ऑफ एज ग्रोथ हब्स इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसको विकास के केंद्र बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी गई, पानी नाव तैरने लगी ना, नाव चलने लगी उसमें। तो सवाल इस बात का है, ये नाम बदल देते हैं जब मामला फंस जाए, नया नाम लाएंगे। अच्छा, स्मार्ट मूव है। नहीं, देखिए क्या ये उत्सवधर्मी देश है, नई नई नाम लाइए, नई नई घोषणाएं लाइए, लोग खुश हो जाएंगे। अगली बार पूछेंगे ही नहीं कि उस पर क्या हुआ, आप फिर नई योजनाएं ले आइए। जैसे आप एजुकेशन, आप तो सिर्फ मायूसी की बात कर रहे हो। क्या सब कुछ मायूसी वाला है? सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं, ये जनता को कैसे धोखा दे रहे हैं। अब जैसे आप हेल्थ केयर की बात करिए, हेल्थ सेक्टर की बात करिए, क्वांटिटी भले आपने बढ़ा ली हो, गुणवत्ता नहीं बढ़ी है। आज भी स्थिति क्या है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम नहीं हो रहा है। मतलब जो जनता के पास से पैसा खर्च हो रहा है। एक आंकड़ा कहता है कि हर साल 10% लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो निजी क्षेत्र में इलाज करा लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने बजट में एस्टिमेट किया था 88,900 करोड़ रुपया हेल्थ के लिए, और खर्च कितना किया? 79,000, यानी 10,000 करोड़ रुपया कम खर्च किया इन्होंने। रिवाइज एलोकेशन के बावजूद कम खर्च किया, ठीक। और इस बार भी क्या है, 90,000 करोड़ के आसपास का इनका बजट है हेल्थ पर। तो मोटा मोटा घूम फिर कर वही है, ये पैसा बढ़ा नहीं रहे हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर पर। एजुकेशन की बात कर लिए तो जो हायर एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 66% कम पैसा एलोकेट किया इस बार उसको। किस सोच के साथ ये लोग हैं? अब आप आइए लिबरल्स पर आ जाइए। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है कि 370 रुपया प्रतिदिन कम से कम वेज होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है 260-70 के आसपास टिका हुआ है। हमने तो अपने न्याय पत्र में 400 मांगा था, 400 छोड़ दीजिए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है वो दे दीजिए। और बताऊं आपको, वो जो मजदूरी दर है वो पिछले 6 साल से स्टैग्नेट कर रही है। 6 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? आप क्या उम्मीद करते हैं कि दोनों टाइम खाना खा लेगा आदमी? तो आपकी पार्टी ने क्यों ट्वीट किया कि तो हमारी योजना का कॉपी कर लिया? उस योजना की बात कर लीजिए। जिस इंटर्नशिप की बात हम कर रहे थे, हमने कहा था सभी डिग्री और डिप्लोमा धारकों को दिया जाएगा, सभी डिग्री डिप्लोमा धारकों को। आपने अपने राइडर लगा दिया। हाँ, इन्होंने तमाम राइडर लगा दिए। दूसरी बार हमने कहा था कम से कम 1 लाख स्टाइपेंड दिया जाएगा, इन्होंने कहा 66,000 देंगे, उसमें 6,000 पहली सैलरी हम देंगे। नहीं, वो तो दूसरी स्कीम है, ये हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। 66,000 दिया जाएगा, उसमें 6,000 वो दे, कंपनी वाला ट्रेनिंग बियर भी वही करे, हम 60,000 देंगे। तो ये तो नकल भी पूरी नहीं कर पाए। हम तो खुश होते कि आप पूरी योजना ले लेते, लेकिन इतने राइडर क्यों लगा दिए आपने? ऑलराइट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर पवन जायसवाल हम मेरे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और टैक्स कंसल्टेंट हैं। जायसवाल जी, स्वागत आपका। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार काफ़ी कुछ टैक्स रियायतें मिलेंगी। आप किस तरह से देखते हो इस बार के बजट को, और स्पेशली जो इनकम टैक्स के न्यू रिजीम आया है, जो नई स्लैब्स आई हैं, जो नए प्राविधान आए हैं, उसमें आम आदमी, सैलरीड क्लास, इनके लिए क्या है?
बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये जो नया आज इनकम टैक्स के बारे में जो ये अपने बिल में जो प्रपोजल्स रखे हैं, इसमें जो सबसे खूबसूरत पार्ट वो ये है, ये नई रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, अब ओल्ड रिजीम को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि नए रिजीम को जो लोग ऑप्ट करेंगे उनका जो वेतन से स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर देंगे, ओल्ड रिजीम वालों को 50,000 मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से नए रिजीम में इन्होंने एक स्लैब बढ़ाया है, इस पर 3 लाख रुपए तक की आमदनी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए की आमदनी पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा, और अर्थात 7 लाख तक की आमदनी करने वाले सिर्फ 5 लाख पे 25,000 रुपए टैक्स पे करेंगे। उस पर भी सेक्शन 87A की एक रिबेट मिल जाएगी, तो उस पर कोई टैक्स इनका नहीं बनेगा। 7 लाख से फिर उन्होंने 10 लाख तक बताया, 10%, 12 लाख तक, ऐसे करते हुए बढ़ाया हुआ। कुल मिला के इस बजट में जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि जितने विवाद 1962 से लेके 2021 अभी 2023 तक के हैं, और अगर किसी फोरम पे लंबित है तो उनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार स्कीम लेके आए थे, वो स्कीम हिट हुई थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई विवाद। जायसवाल जी, एक बात है जो गले नहीं उतर रही है सर, टैक्स को तो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। ये क्या है नया मॉडल पुराना मॉडल, उसमें आओगे तो इतना कटेगा, क्यों लोगों को इस तरह से टैक्स के इस तरह से मकड़ जाल में उलझाना? व्हाट इज न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम? टैक्स होता है भाई, एक स्लैब तय करिए, हमसे पैसे लीजिए। अब लोग कहाँ भागेंगे कि वो सही है कि ये सही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए नए रिजीम को ही प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने आज बजट में खुल के कह दिया है कि हम अपने आयकर अधिनियम 1967 की एक गहन समीक्षा करेंगे। 6 महीने का उन्होंने समय भी लिया है। तो आयकर अधिनियम की गहन समीक्षा के बाद हमको लगता है कि उसमें जितने भी रिडेंडेंट कानून थे, जितने प्रचलित कानून है, कठिन कानून है, उनको वो सरलित करके ले आएंगे। साथ ही इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है व्यापारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, होता है टीडीएस और ईसीएस वाला पार्ट। सर हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ ये ऐसा कानून है इनकम टैक्स का कि ना बनाने वाला जानता है, ना प्रैक्टिस करने वाला पूरा जानता है, और ना इनकम टैक्स भरने वाला जानता है। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सरलीकृत रूप में ऐसा आएगा क्योंकि हाँ, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि नया कानून आए तो थोड़ा सा स्थितियाँ बेटर हों। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हरनाम सिंह को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हरनाम जी, स्वागत आपका। आपको तो काफ़ी सौगातें हैं, गिफ्ट काफ़ी मिला है। देखिए ब्रजेश जी, ये जो बजट आज आया है, ये जब देश आज़ाद हुआ, देश के सभी वर्गों के लोगों के बेटों की बहनों की कुर्बानी हुई, 1947 से लेकर आज जब आप डिबेट कर रहे हैं, तो हमारे बाबा ने यही बजट देखा, हमारे पिताजी ने यही बजट देखा कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। फिर अब तो ये डिबेट और ये सब चैनल हो गए ने, पहले रेडियो कान में लगा के शाम को सुनते थे। खाद बढ़ी कि नहीं? खाद का रेट बढ़ा। ठीक है, मैं आपको बता दूं 150 करोड़ 152 करोड़ रुपए का जो किसानों के लिए पैसा दिया गया है, ये है क्या? ये कह रहे हैं प्राकृतिक खेती करो, ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ऑर्गेनिक खेती करो। ये प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती जो भ्रष्टाचार का एक नया फार्मूला पिछले दिनों आया है। क्या? भ्रष्टाचार का नया ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती, देखो ब्रजेश जी, आप जानते हो सकता है मार्केट में इस टाइम आम चल रहा है, ऑर्गेनिक आम भी आ गया हो। मैं कहता हूं ये देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती सबसे बड़ा धोखा है। जो इस पे बात करेगा, जो डिबेट करेगा, वो देश के नागरिक के साथ झूठ बोल रहा है। कैसे? मतलब प्राकृतिक खेती तो एक बड़ा फैंसी वर्ड है ना, पसंद किया जा रहा है काफी। हाँ, देखो ऐसा है, हमारे बाबा मर गए, हमारे दोस्त, देखो हमारे बाबा मर गए, हमारे पिताजी मर गए, ठीक है, उनकी फटी धोती फटी रही, हमारी फटी धोती लुंगी फटी है। कुर्ता तो ठीक था। नहीं, कुर्ता ठीक है, अब दिल फटा है। नहीं, दिल क्या, आप देख लो, कल किसान अपने गन्ने का 3,000 करोड़ रुपया भुगतान मांगने आया था गन्ना। इस उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी है ना, ये इस बात में लगे कि हरनाम सिंह को मुख्यमंत्री के पास न जाने दो चुनाव के बाद में, ये चले गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। धक्का मुक्की बहुत हुआ कल। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, आपके भी आंख में सब अधिकारी मिर्च झोंक रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, आपका भी इलाज करने में लग गए हैं, और इनका सबका विपक्षी पार्टियों से पूरा समझौता चल रहा है।
ये पूरे आप तो माहौल को समझ आज तो कुछ खिसियाए लग रहे हो आप। नहीं, हम खिसियाने लग रहे हैं। कबीरा प्राकृतिक खड़ा खेती का बाजार भी में- विरोध कर रहे हो। विजय जी, अरे भाई बड़ा फैंसी वर्ड है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से इस बैर। बजट से संतुष्ट है नहीं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट हैं। ये भ्रष्टाचार का बजट है जो किसानों का, और बाकी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो अपना बता ओके, संजय गुप्ता जी आप मुझे बताइए कि ट्रेडर्स ने इस बजट का को किस तरह से लिया, आप खुश हैं इससे देखिए, या तो नहीं? हम लोगों ने दो तरीके से देखा। एक तो हम लोग ये बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों से हम लोग परेशान हो। जितनी बार बजट में यहाँ डिबेट हुई तो हम लोगों ने ई ये तो आपने संपुट बना लिया है कि हर बार संपुट ही हो गया है। ई कॉमर्स पॉलिसी और रिटेल ट्रेड पॉलिसी, ये दोनों ही हमारे संपुट बन गए, लेकिन अभी तक इसका जो है पटाक्षेप नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी पर काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में इस बार जो है ई कॉमर्स की पॉलिसी लागू होगी। साथ ही साथ हम लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों को पेंशन उनके जीएसटी के भुगतान के आधार पर दिया जाए, उसकी कहीं कोई बात नहीं हुई है। और हम लोगों ने इसमें जो स्वास्थ्य बीमा है, जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का अपंजीकृत व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मांगा था, वो इसमें नहीं हुआ। लेकिन अब इसका दूसरे रूप में जो हम लोग देखते हैं, मुद्रा लोन जो 10 लाख। अच्छा, आपका जीएसटी का मुद्दा सुलझ गया है अभी? जीएसटी जो है बजट में होता नहीं है, और उसके अलग मतलब इसके जो कॉम्प्लिकेशन है कुछ नहीं, वो अपना अलग विषय, वो लगातार चल रहा है, उसकी विसंगतियां अपनी जगह पर हैं। और चूंकि अब बजट को जीएसटी में अलग काउंसिल उसकी बन गई है, तो जीएसटी काउंसिल में ही वो सारे विषय जाते हैं। हालांकि वित्त मंत्री जी उसकी भी अध्यक्ष है, तो हम लोग उनसे भी चाहते हैं कि जो तमाम ऐसे विषय हैं जीएसटी के, उसको सरल होना चाहिए। जीएसटी भारत में उलझ के रह गई है, जो उसकी मूल जो कुछ भी अवधारणा है। प्रोविजंस किए गए आप उससे खुश नहीं है? नहीं, आज जो उन्होंने 2-3 चीजें ठीक की हैं, जैसे कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया, इससे कुछ व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और इधर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अब बैंक जो है मुद्रा लोन देना शुरू कर दिया। ये पहले से कुछ चेंज आया है। तो आपके लिए बैलेंस्ड बजट? हाँ, बैलेंस बजट है। एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने 100 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड बिना सिक्योरिटी के लोन देने की बात कही है, ये भी संतोषजनक है। और तो आपको मैं हैप्पी कैटेगरी में लिख लूं? संतोषजनक पे करिए, ना बहुत उत्साहजनक है, ना सिद्धार्थ निराशाजनक कलंस है। जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपके ओपिनियन लूं या पहले एम.के. अग्रवाल साहब भी हैं? नहीं, आप किसी की भी ले सकते हैं। आप ही मुझे बताओ कि इस बजट को आप किस दृष्टिकोण से लेते हो और इस बजट में विशेषताएं और कमियां? देखिए, कुछ बातें अभी मनीष सिंघवी ने कही हैं कि बजट जो कुछ 2023 का नहीं कर पाए, वो इंटरिम बजट में जो कुछ बोला था या जो घोषणाएं उस समय की थी, कमोबेश उसी का एक नकल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में, जैसा अभी हरनाम जी फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, वाकई में सुनने में बहुत फैंसी हैं। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती अपनी जगह है। प्राकृतिक खेती, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए, अरे श्रीलंका भी तो कर जी, देश में प्राकृतिक खेती देश के किसानों के लिए एक छलावे से बड़ा अभी कुछ नहीं है। और इस पर शायद कभी अगर बहुत व्यापक नहीं करेंगे, इस पर किसी दिन विस्तृत करेंगे, तो वो अलग बात है। अभी आप देखिए, इनकम टैक्स की सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में। जो न्यू रजीम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, मनीष हिंदवी से लेके आप से लेके हम तक, हम में से कोई न्यू रजीम में नहीं होगा। क्योंकि न्यू रजीम का लाभ या न्यू रजीम को ऑप्ट करने वाले लोग वो बहुत कम हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी नौकरी शुरू की है। ज़्यादातर एक सीमा के बाद वो न्यू रजीम का लाभ, तो अगर इससे ये कहा जाए कि मिडिल क्लास को फ़ायदा हो गया, मिडिल क्लास को सौगात मिल गई, तो ये वो लोग हैं जो कमोबेश उसमें से आधे से ज़्यादा अभी अविवाहित हैं। वो जिनको परिवार चलाना है, जो वाकई में मध्यवर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिनकी कमाई पर असर पड़ता अगर उन्हें कुछ राहत मिलती, तो उनके लिए उसमें कोई ऐलान नहीं हुआ है। उल्टा ये जो न्यू टैक्स रजीम है, ये बचत की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा। और बचत इस देश में बहुत, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर पे, म्यूचुअल फंड पे, बचत की इन सब पर तो बड़ा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज। तो इसलिए मैं इस जो टैक्स में जो ये रिलैक्सेशन हुआ है, इस टैक्स रिलैक्सेशन को मैं नाकाफ़ी मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद 5% इससे अगर कोई उसको लाभ मिल रहा हो तो मिले। देखिए, 7 लाख तक पहले भी, अभी पवन जायसवाल जी बता रहे थे, 7 लाख तक पहले भी करीब करीब जीरो टैक्स की सीमा में रहते थे। वही स्थिति आज भी है। कौन सा ऐसा इसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा लिया गया? होना जो चाहिए, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि भाई ये न्यू और ओल्ड का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को रेडिकेट किया जाना चाहिए। अब उम्मीद करता हूं कि सरकार ने बात हुई कि इनोवा हाइब्रिड लेनी है कि सरकार ने कहा, हाँ, कि सरकार ने कहा है, बड़ा असमंजस में थे सुनील साजन। मैंने कहा नया मॉडल आ गया है भाई, हाइब्रिड लो। तो अब सरकार ने कहा है कि भाई देखिए, इनकम टैक्स के बाद में हाइब्रिड पुराने कानूनों को हम बदलेंगे,
तो देखते हैं कि उस समय क्या राहत मिलती है। एमएसएमई के लिए मैं एक बात कहूँगा कि कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो एमएसएमई को लुभावनी लग सकती हैं और कुछ घोषणाएं एमएसएमई को ठीक लग सकती हैं। लेकिन मुद्रा लोन को लेकर जो अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मानना है कि मुद्रा लोन पर भी एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि इस मुद्रा लोन से वाकई में कितने एमएसएमई अपना कारोबार, कितने ट्रेडर अपना कारोबार खड़ा कर पाए और उनको क्या लाभ मिला। दूसरी बात, जो एमएसएमईज को कर्ज देने को लेकर जो घोषणा हुई है महोत कि स्पेशल मेंशन केसेस जो है, यानी कि अगर उनका कर्ज डूब रहा है या उनके एनपीए में हो रहा है तो उनको दोबारा कर्ज देंगे। दरअसल सिस्टम वही है, आप एनपीए होते कर्ज को बचाने के लिए अगर बैंक के पास जाएंगे तो क्या आपको लगता है इतना आसान है कि बैंक आपको दोबारा कर्ज दे देगा? सिस्टम वही है कि आपको जाना वही है जहां से आपको कर्ज मिलना पहले से ज़्यादा दुष्कर। व्यापारी, आम आदमी को कर्ज बैंक दे दे, ये बहुत खून निकाल के तब कर्ज देते हैं। ये बहुत कह रहे पहले अपना ब्लड गिरवी रखो। इसमें बहुत सारी चीजें अव्यवहारिक हैं। मिल जाता है, लेके भाग जाते हैं। जी, बहुत सारी चीजें अव्यवहारिक हैं। एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई है, जो 100 करोड़ से बढ़ाकर, वो कुछ एमएसएमईज को फायदा कर सकती है। आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे ये बजट अनाउंस हुआ, स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी, गोल्ड नीचे आ गया, देखिए मार्केट नीचे आ गई पूरी, रुपया नीचे आ गया। क्या था इस बजट में, क्यों इतने सेंटीमेंट हर्ट हो गए? देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों बढ़ा दिए। स्टॉक मार्केट की तेजी उन लोगों के दम पर बरकरार रहती है जो लेते हैं और थोड़े दिन में बेचते हैं, जो लेते हैं और थोड़े दिन में बेचते हैं मुनाफा बुक करके। अब सवाल यह है कि अगर वो सब उन पर टैक्स 15% बढ़ाकर 20% कर दिया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको आपने जो है वो देखो, एक काम तो सही हुआ, मुझे लेना था एक नया मोबाइल फोन, हैंडसेट नया लेना था। मैं प्लान कर रहा था कि लूं आपको। अब मेरे लिए खुशी की बात यह है, अब सस्ता मिलेगा, थोड़ा सस्ता होगा। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन जितने सस्ते की आप उम्मीद कर रहे हैं उतना सस्ता देखो, आपको मैं तो रेट देख के लूंगा। तो इसलिए मैं प्रोफेसर एम के अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं और पिछले 17 सालों से ये दो महानुभाव हमारे साथ बजट की चर्चा में ज़रूर रहते हैं। अग्रवाल सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे बताइए कि इस बजट में क्या खास बातें आपने देखी, आम आदमी, खास आदमी और समाज के विभिन्न तबकों के लिए क्या कुछ है इस बजट में? देखिए, कोई भी बजट होता है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, उसके पैटर्न पर वो चलता है। और किसी एक बजट से अगर आप सोचें कि एवरीथिंग इज सॉल्व, तो मुझे लगता है विश्व का कोई बजट ऐसा नहीं होगा कि एवरीथिंग इज सॉल्व, पहली चीज़। और एक बजट दूसरे बजट की कड़ी होती है और उसके हिसाब से लगातार काम होता चलता है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है आज से 50 साल पहले ही बजट बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती। नंबर 1। नंबर 2, इस बजट की फिलॉसफी अगर मैं आधी लाइन में कहना चाहूँ, जो उपेक्षित वही अपेक्षित। अगर इस लाइन से मैं कहना चाहूँ, टैग लाइन से, यानी कि अगर आप देखते हैं कि महिलाओं को पीछे माना गया था, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा। महिलाओं का अगर देखते हैं तो सेक्स रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि 150 साल से हम प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पाया। NHFS का डेटा ये रखा हुआ है, कोई भी उठा के देख सकता है। और जहाँ तक इस प्रकार से चर्चा आई कि इसका नतीजा क्या होगा, तो आप देखें तो चाहे आप युवा के रूप में देखें, महिलाओं के रूप में देखें, या बिहार जिसको हम लोगों ने एक मॉडल मान लिया था पिछड़ेपन का, ठीक है, उसका एक पॉलिटिकल वेंचर आप डिफाइन कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं उसके केवल इकोनॉमिक फिलॉसफी पर जा रहा हूं। तीनों ही सबसे नीचे पर थे। यदि तीनों को आगे लाया जाता है, यानी कि एक नए ग्रोथ इंजन की शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में देखना चाहिए। और जो जितना पिछड़ा होता है उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होती। सवाल ये उठता है कि उसको पॉलिसी नैरेटिव से कितना हम आगे ले जाते हैं। अब उसके साथ साथ क्या सपोर्ट सिस्टम आता है, क्या सपोर्ट सिस्टम नहीं आता है। मान लीजिए मुद्रा के माध्यम से आता है या बजटरी एलोकेशन के माध्यम से आता है। और एक फिलॉसफी और बताऊं, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी टेलीविज़न डिबेट में वो पॉइंट आ पाया है। अच्छा बुरा वो बाद में आप तय करिएगा, लेकिन मैं बताता हूं कि एक नावल जिस पर हम लोगों का एक बड़ा शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है ब्रजेश जी, वो यह है कि जैसे इस बार राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त 50 साल के लिए ऋण दिया जा रहा, दीर्घकाल के लिए। किस लिए? कलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
और ये पिछले कई 5 सालों से ये प्रक्रिया चालू है और मुझे लगता है ये बढ़ करके एग्जैक्ट मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, ये 4 लाख करोड़ पार कर चुका है इस 1.5 लाख को मिला करके। और आप देखिए सारे राज्य इसमें समावेशी रूप से काम कर रहे हैं। तो देखिए एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होना, सबको सहयोगात्मक रूप से लेकर के चलना, और ये एक विकास की रूपरेखा होती है। केवल इनकम टैक्स में मानता हूं कि वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा जितनी छूट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस वर्ग को छूट दी गई है उनके लिए ये अहम होता है। ये उनके लिए नहीं है जिनकी आमदनी 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया या 40 लाख रुपया पर मंथ है। ये उनके लिए है जो नए नए मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं। अगर 25 लाख लोग जो है गरीबी की रेखा से निकल करके मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में सही, तो उनके एस्पिरेशन को लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आता है किसी भी देश में आप देखें। और भारत में तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है तो इस पॉवर्टी को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और इसीलिए जो बात आती है कि हम इसको अगर बाहर लेकर के आए, वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो वाली पॉवर्टी नहीं है कि जो केवल फूड न्यूट्रिशन बेस्ड हुआ करता था, वो नहीं है। तो एक पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज करते हुए, हेल्थ के पैरामीटर को शामिल करते हुए, तमाम और इंडिकेटर को शामिल करते हुए, तो मुझे लगता है कि इस फिलॉसफी को और इस मॉडल को लेकर के हमको समझना होगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी का कमेंट गलत है या अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को सोचना होगा कि क्या भारत अब हम उस पीछे दौर में रहे थे, क्योंकि विश्व स्तर पर आप देखिए अमेरिका की हालत खस्ता है, यूरोप की हालत आर्थिक रूप से खस्ता है, चीन नीचे लुढ़क रहा है। क्या हम उस स्थिति में जाना सर, बाकी विषयों पर मैं आपसे सेकंड राउंड में बाकी परिचर्चा में आगे बढ़ना सम्मिलित कर लूंगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, आज के बजट को लेकर लोग आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आपने बजट को किस तरह से देखा। मिर्जा जी, हम लोग तो कोई अर्थशास्त्री नहीं है, ना इतने ज्ञाता हैं, और हम तो गांव में बैठे हुए आदमी की बात करते हैं कि भाई जब बजट आता है तो आदमी सोचता है कि नमक, तेल, दाल, चावल और गैस के सिलेंडर ये सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, और उससे उसको इस चीज़ से मतलब है। इसके अलावा फिर वो अगर कुछ देखता है तो देखता है कि अगर तनख्वाह नौकरी पेशा है तो उसमें कितना छूट मिली है आयकर में। बस यही 3-4 के बाद ज़्यादा सोच नहीं पाता। फिर कल अखबार में छपेगा, 2 जगह रुपये का सिक्का बना रहेगा, लिखा रहेगा रुपया आता है, रुपया जाता है। ये अर्थशास्त्री लोग उसमें अपना कुछ समझाए रहते हैं। वो सब फोटो वोटो देख के आदमी फिर अगले दिन से काम अपने जीवनचर्या पे चला जाता है। तो बजट को हम लोग अब इसी रूप से देख सकते हैं। मिर्जा जी, हर आदमी की उम्मीद यह है इस देश में कि कोई भी चीज़ महंगी ना हो, क्योंकि भारत को गरीबों का मुल्क माना गया। भारत में लोग राशन पर निर्भर हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ों के दाम न बढ़ें। तो बजट में कोई ऐसी बेतहाशा वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आए और आज बजट के बीच करीब 1.5 महीने का अंतर है। इस 1.5 महीने के भीतर महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। जो बजट में जो महंगाई नहीं बढ़ती है उसके पहले महंगाई बढ़ाई जा चुकी है। आप एक छोटा सा उदाहरण टोल टैक्स के रूप में देख सकते हैं, जो 25% तक इस समय बढ़ाया जा चुका है। अब बजट में बढ़ाए न बढ़ाए उससे कहाँ दिखाई पड़ेगा जी। और सरकार कहती है कि हम लोगों को घर देंगे, 1 करोड़ गरीबों को 4 करोड़ नई नौकरियां देंगे 5 साल में। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत सारी चीज़ें दी ही गई हैं। उस शिक्षा पर लोन का उन्होंने बढ़ा दिया है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बेतहाशा फीस वृद्धि पर रोक लगाने की कोई भी स्कीम नहीं आई है। भारत में 7% की दर से आर्थिक विकास तरक्की की उम्मीद जताई गई है इस बजट में, लेकिन आज शेयर बाजार बेतहाशा गिरा है। कहा जाए तो टूट गया, डूब गया, और लोगों के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। और निफ्टी भी इसी तरह से सेंसेक्स के साथ टूटा है, 1200 अंक सेंसेक्स लगभग टूटा है। तो दोनों चीजें पैरेलल चल रही, बड़ी विचित्र बात है जी। सरकार एक तरफ दावा कर रही कि बजट बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ बजट से व्यापार जगत और सरकार की तमाम संस्थाओं की जो संकेत हैं वो डाउनफॉल की ओर दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उत्साह नहीं जगा पा रहे हैं। अब बात आती है
किसान की। जिस प्राकृतिक खेती की बात आपने की है, उस प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेती का अधिकतर लाभ किसान के बजाय कंपनियों को है। इसका लाभ किसान को बहुत कम है और उसकी तमाम सारे कारण हैं। जब कृषि पर चर्चा होगी तो मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा जी। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि आज पुरानी पेंशन पे सरकार कोई ऐलान करेगी। किसान अन्नदाता जिसको हम बहुत कुछ कहते हैं, इस बात की उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कुछ बढ़ाया जाएगा। जो फसलों के लाभकारी मूल्य हैं उस पर बजट में कुछ और बढ़ोतरी की जाएगी, उस पर कुछ कहा जाएगा। लेकिन इन बिंदुओं को छुआ नहीं गया। ये सब चीजें निकल गई। वही इनकम टैक्स वही रहा कि 3 लाख तक पहले भी कुछ नहीं था, पिछले साल भी कोई टैक्स नहीं था और इस बार भी कुछ नहीं है। स्थिति वैसे की वैसे रही है। बस मुंशी प्रेमचंद की वो बात याद आ जाती है ब्रजेश जी। वो कहते हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, तो लक्ष्मी जैसा चाहती है इन खिलौनों से खेलती है, उन्हें नचाती हैं जी। प्रेमचंद बहुत पुराने लोग थे, बहुत 100 साल पहले लिख गए। हम लोग तो ये सब टीवी पे आज एक दिन चर्चा करेंगे, कल के बाद बजट पे कोई चर्चा भी नहीं होगी। मुफ्त राशन की व्यवस्था 5 साल तक जारी रहेगी। सरकार ने इस बात को पुख्ता कर दिया है और मिडिल क्लास के लिए क्रेडिट कार्ड है, बैंक से लोन लियो और ऑनलाइन खरीदारी करो। आदमी दिन भर रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रहे, परदेश में खटे, यहाँ घर में औरतें अपना ऑनलाइन खरीद रही हैं जूता चप्पल साड़ी और बच्चों के लिए। काफी कुछ व्यक्तिगत तकलीफ आपकी निकल रही है। ये सब जी नहीं पूरा समझ सकते हैं। इस देश में बहुत लोग भाई जब यहाँ रेलिया बैरन खटे जा रहे हैं और वहाँ ऑनलाइन चल रहा है। नहीं, ये जो पीड़ा है आपकी समझ में आ रही है। अरे हमारे बुजुर्गों ने 10 पैसा में चूरन की 2 पुड़िया वाले दिन भी देखे हैं। बहुत सारी चीजें, तब बजट वजट कहाँ, तब तो सब ऐसे ही था। इस देश में तकनीकी इतनी बढ़ गई, उसके साथ पेचीदगियाँ भी बढ़ गई। तो हर बजट पर मैं एक शेर कहता हूँ जी, और आज भी वो प्रासंगिक है और उसको सुनिएगा कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट और मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। आप तो डिबेट छुड़वाएंगे लग रहा है। ये ऑनलाइन वाला दर्द कुछ दूसरा निकल रहा है। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, आम पत्रकार के अपने भी दर्द हैं भाई, सबका दर्द वो बताता है, उसकी तकलीफ कोई सुन नहीं रहा। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आप विपक्ष की इन बातों का जवाब नहीं दे पाए और मेरे साथ देखिए किसान भाई भी मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप इनकी अपेक्षाओं पर इस बजट में खरे नहीं उतरे हैं। देखिए, जहाँ तक किसान और कृषि क्षेत्र की मैं बात करूं तो 1,52,000 करोड़ रुपए का जो है बजट में प्रावधान किया गया और युवाओं को इंटर्नशिप दी गई है। काशी विश्वनाथ में पर्यटन स्थल बनेगा विश्व स्तरीय, इसका प्रोविजन किया गया है। पिछली बार आप कह रहे थे कि यूपी के लिए क्या दिया है। छात्रों को लोन मिलेगा, उसकी व्यवस्था की गई है। 12 औद्योगिक पार्क देश के अंदर बनेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। मुद्रा लोन बढ़ाकर के 10 से 20 लाख किया गया है। और किस तरह से हम जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसका उपयोग कर सके, इसके लिए बहुत बड़ी 1,28,000 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। 8,000 मेगावाट का थर्मल प्लांट एक लगेगा, इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो ऐसा नहीं है कि बजट कोई इस तरह का बजट है। बजट में सब जनहित की योजनाएं ठीक प्रकार से लागू हों, खेती में उत्पादकता बढ़े, रोजगार। और भाई ऑनलाइन शॉपिंग का 2 लोगों ने विरोध किया। समग्र ग्राम, एक तो संजय गुप्ता ने विरोध किया। सुनिए ना, निर्माण की सेवाएं, ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले इशू पर आप कुछ सेटल क्यों नहीं करते हैं? संजय गुप्ता भी तकलीफ में और हमारे वीरेंद्र जी भी हैं दिक्कत में। भाई इतना खुला कैसे? आपका तो चलो ठीक है, आप विधायक हो, आपका सब ठीक है, ये बेचारे क्या करें? देखिए, बीरेन जी का तो दर्द अलग प्रकार का लग रहा था। मुझे लगता है बीरेन जी की सैलरी वाला जो अकाउंट है उसका ATM भी भाभी जी ने रखा हुआ है।
तो बेचारे ऑनलाइन से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं, संजय गुप्ता भी परेशान है। पूरा देश का व्यापारी ऑनलाइन परेशान का है। बड़ा लाभ है, सस्ती मिलती है चीजें ऑनलाइन। तो आम आदमी का ख्याल रखा गया है, गरीब का ख्याल रखा गया है। गरीब को फ्री में राशन की 5 साल के लिए व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति का ख्याल रख करके इस बजट का ऑलराइट, सुनील साजन जी, सर आपके पास 90 सेकंड है। सुनील साजन जी, आप बताएं कि आपको अब किन मुद्दों पर इतराज है। अब इनके स्पष्टीकरण के बाद भी क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये बजट अपेक्षाओं पर विपक्ष के खरा नहीं है? नहीं ब्रजेश जी, सवाल विपक्ष की अपेक्षाओं का नहीं है, सवाल है देश की अपेक्षाओं का। देश का गरीब, देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो उम्मीद कर रहा था उसके अपेक्षा पर ये खरे नहीं उतरे। हम कह रहे हैं कि अभी भी ये नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, और अगर नहीं मिला है तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों है। और जो मेरा पहले भी सवाल था कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, किसान की बात आपने सुन ली, वो आपसे खुश नहीं है, बेरोजगार आपसे खुश नहीं है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे रहे हैं उसमें क्या आप आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? ऑलराइट, आप मुझे बताओ मनीष सिंधवी जी, अभी मैं उनसे ले लो, आपकी बात मैं निश्चित पूछूंगा उनसे, राजेश चौधरी जी, बल्कि 1 सेकंड उनकी प्रतिक्रिया ले ही लेते हैं जी। आपके पास 20 सेकंड है राजेश चौधरी जी। आरक्षण वाला इनका भी मुद्दा फंसा है। इनकी आरक्षण की हांडी चढ़ गई है ना, चुनाव में एक बार तो चढ़ गई, वो एक ही बार चढ़ती है काट की हांडी, वो चढ़ गई। आरक्षण जो संवैधानिक रूप से संविधान में व्यवस्था की गई है उसका पूरी तरह से सरकार पालन कर रही है और भविष्य में भी करे। अरे उनकी तकलीफ ये है कि भाई केशव जी की चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा है, विपक्ष को तो दूर की बात है। उनकी तकलीफ सत्ता है। किसकी? सत्ता किस तरह से हासिल हो, ये सत्ता है। किसकी तकलीफ है ये? सत्ता दूसरी वाली कोई नहीं, और वो हासिल होनी नहीं है। केशव जी की, वो योगी बाबा के रस्तू है, केशव संभव है जी नहीं। इनका दर्द तो सत्ता की पीड़ा है, सत्ता का बिछो ये लोग सहन नहीं कर पा रहे। और किसकी क्या कह रहे थे? हाँ बोलिए सुनील जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड ओनली सर। नहीं, ये किसकी सत्ता की पीड़ा है? अगर हम पूछ रहे हैं हमारी सत्ता की पीड़ा है, अनुप्रिया पटेल जी ने पूछा उनकी सत्ता की पीड़ा है, या केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूछा उनकी सत्ता की पीड़ा है? आप पीडीए के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं, जब जान रहे हैं पीडीए ने 24 में आपको हाफ किया है, यही पीडीए 27 में आपको साफ करेगा, तब भी पीडीए की उपेक्षा। देखिए सपने नहीं, आप आरक्षण की बात पे इस तरह हंस के नहीं निकल सकते सर, इसके तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूं। नहीं, पूरी भाजपा हंसती आरक्षण के नाम पर, पूरी भाजपा। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं क्योंकि हम बजट से आरक्षण की तरफ चले गए। मनीष सिंधवी जी, जो स्पष्टीकरण अभी बीजेपी की तरफ से आया है वो स्वीकार योग्य है आपके लिए या नहीं? थैंक यू राजेश जी। राजेश जी शुक्रिया। किसके प्रवक्ता सर, किसके? राजेश जी, ये किसके प्रवक्ता हो गए सुनील जी? मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल जी और उनके प्रवक्ता के रूप में। अब देखे रहना, अभी तो प्रवक्ता ही हैं, कहीं कुछ और ना कांड हो जाए, यही चक्कर। ये मनीष जी गो अहेड, मनीष सिंधवी जी। सिर्फ 1-1.5 मिनट की बात कहूंगा सर, 90 सेकंड है सर। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम, बोला हिंदुस्तान है। ब्रिटिश इंडिया में जो असमानता थी वो आज के भारत में है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। 20 आदमी के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की धन है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई कमर तोड़ रही, उस पर कोई चर्चा नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, वो चाहे CMI का आप डेटा देख लीजिए, चाहे आप सिटी बैंक का डेटा देख लीजिए, उस पर कोई बात नहीं। 60 साल रूल करके भी आप ये डायलॉग मार रहे हो। 60 साल रूल करके हम देश को उस जगह पर ले आए थे। ये तो अभी यूपीए 1 और यूपीए 2 की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा थी। नहीं, एक दो दिन बाद ये सवाल नहीं उठ रहे हैं। ये तीसरी बार की सत्ता है, 10 साल से ऊपर हो गया है। आराम से बात करेंगे। 10 साल से ऊपर की सत्ता हो गई, तब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आप एग्रीकल्चर, आपने आप ही ने तो कहा था कि 16 से 22 के बीच में दुगनी कर देंगे, क्या हुआ आपकी बात का? ऐसे तमाम दावे और जुमले आपके झूठे साबित हो चुके हैं और इस देश की जनता ने देख लिया। ऑलराइट, गो अहेड। हाँ, क्या तकलीफ थी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी हरनाम सिंह बोलेंगे। हाँ, हमारी तकलीफ ये है कि आज के बजट में पूरे देश का किसान ये नज़र लगाया था कि किसान सम्मान निधि 2 गुना हो जाएगी। अगर गरीब लोगों को हमसे अनाज पैदा करके आप फ्री अनाज खिला रहे हो, वो काम भी नहीं करने जाते, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। तो पैसे दे के खरीदते, कोई फ्री में देते हो? पैसे हमको मिलता है।
आज पता कर लो, मेरी पत्नी के नाम सीतापुर की मंडी में मक्का मैंने बेचा है 1851 रुपया में, 58 क्विंटल मक्का आज बेचा है। राजेश जी जवाब दें दे, मक्का किस रेट में है? राजेश जी से पूछो, आपने कितने बेचा? 1851 रुपये में। रेट पूछ, कितनी होनी चाहिए थी? नहीं एमएसपी ने उनसे रेट पूछ लो, बस हमारी बात साफ हो जाएगी। हमें उम्मीद थी कि हमें आज 2 गुना। लागत कितनी आई थी? रेट पूछ लो कितना है। 1851 आपने बता दिया, मान लिया। नहीं, रेट कितना है? उनको क्या पता, कोई लेके थोड़ी बैठे होंगे। काहे? अरे भारतीय जनता पार्टी के, अरे तो कोई थोड़ी है कि वो हर वक्त रेट मंडी का मालूम हो। अरे तो हम, अरे मुझे ही जैसे नहीं पता। 2400 रुपये उसका रेट है। 1851 रुपये में सीतापुर में नीलम बेच क्या है? वाइफ ऑफ हरनाम सिंह, निवासी अवस्था का लापता। नुकसान में बेच क्या है? मतलब नुकसान में बेचा हूं मक्का, नुकसान में बेचा हूं। हमारी आमदनी कहां से दूना होगी? हमने उसमें डीएपी डाला, यूरिया डाला, दवा डाला, पानी लगाया, हर चौथे दिन इतनी गर्मी हुई। इसके बाद बिजली के बिल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा बिजली किसानों की माफ हो गया। बिजली कहाँ माफ हुई? तो ये जो कहा था वो आप रजिस्ट्रेशन कराइए ना। अच्छा, मतलब माफी के लिए भी रजिस्ट्रेशन? जी सरकार सुन लो, देखो कह रहे माफी की रजिस्ट्रेशन। अरे भाई करो माफा। राजेश जी सुन लो, आप सर 10 सेकंड बचे आपको। सरकार दे रही है, देने को तैयार है मुख्यमंत्री जी। मेरा आपसे एक सवाल है भाई, मेरा एक आपसे सवाल है कि जब मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कहा था आज से किसानों की बिजली माफ, उन्होंने ये कहा था कि आज जो सड़कों पे आंदोलन करते थे किसान और सरकार एक मंच पे बैठे। ये बीच में कहां से आ गया रजिस्ट्रेशन वाला जुमला? ये जो 152 लाख करोड़ रुपया जो किसानों को मिला है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जाएगा। भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री ने कहा था आप लोग का बिल माफ नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं, अरे सब कुछ नहीं। बड़ी चौंकाने वाली बात है भाई। गुप्ता जी, गुप्ता जी आप मुझे बताइए, ट्रेडर्स ने, मार्केट ने इतना निगेटिव रिस्पांस क्यों दिया कि पूरी स्टॉक मार्केट गिर गई, गोल्ड मार्केट गिर गई, रुपया कर गिर गया, क्यों ऐसा हुआ? देखिए पिछले कुछ समय से, बल्कि काफ़ी समय से जितने भी बजट आ रहे हैं, इसमें डायरेक्ट व्यापारियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, तो उसकी वजह से एक व्यापारियों में कहीं ना कहीं ये भाव उत्पन्न हो रहा है। और जो मार्केट गिरी है, तो जितनी भी चीज़ें आज सभी लोगों ने व्याख्या की बजट की, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्याख्या हुई, इन सबका इम्पैक्ट जो है वो शेयर बाजार पर पड़ा है। क्योंकि जो ये बजट पेश होता है कल से कुछ उठेगी मार्केट, त्वरित जो है समझ में भी नहीं आता। जब इसकी विस्तार से व्याख्या होती है तब समझ में आता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बजट इतना घुमावदार रहता है कि जब हम लोग को तुरंत प्रतिक्रिया पूछी जाती है तो हम लोग कुछ चीज़ें सुन करके बड़ा खुश हो जाते हैं, और फिर सुबह और शाम में बड़ा चेंज आ जाता है। बजट भूल भुलैया बन गया सिद्धार्थ जी। सुबह शाम में एक राउंड लगा के बहुत चेंज आ जाता है। बजट का प्रेजेंटेशन है, वाकई में भूल भुलैया है। आप देखिए शेयर मार्केट गिर गया, बड़ी चिंता की बात है। अरे मैं तो अपनी आंख के सामने एकदम क्रैश होती देखा। मिडिल क्लास, मैं तो शॉक था। कैपिटल गेन टैक्स मैं आपको पहले चरण में बता चुका हूं। आप देखिए मिडिल क्लास को हतोत्साहित करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन वहां बढ़ा दिया। सिक्योरिटी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड में लोग पैसे न लगाएं, बढ़ा दिया। इसलिए वहाँ भी बैंक, अभी शक्तिदास जी ने है कहा कि भारत में पूंजी का निवेश का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब ना सेविंग बैंक में वो ब्याज मिल रहा है और ना म्यूचुअल फंड में अब आपकी स्थिति रह गई है। तो म्यूचुअल फंड पे इसीलिए मुझे लगता है पैसा लगाए ठोक दिया गया, वरना म्यूचुअल फंड लोग लगा के चुपचाप बैठे रहते। ये जो स्थिति पैदा की गई है, इस स्थिति पैदा होने के बाद जो आम निवेशक है, जो छोटा निवेशक है, जिसने जैसा अभी कह रहे हैं संजय गुप्ता जी कि बैंक में नहीं मिल रहा है और चीज़ों में उसको उस तरह से लाभ नहीं मिल रहा है, वो सिक्योरिटीज़ की तरफ, शेयर्स की तरफ, इस तरफ जा रहा है। वो अगर इस तरह का टैक्स वहाँ डाल दिया जाएगा तो वहाँ कैसे टिकेगा? दूसरी बात जो युवाओं के लिए कहा जा रहा है, कम ब्याज पे पैसा बैंक में रखो, बस एक ही आपके पास रास्ता छोड़, वही ऑप्शन बचेगा। देखिए इसके बाद आपका पैसा घर पे रखिए तो वो ले जाएंगे, और बैंक में रखिएगा तो वैसे ही चलाएगा। अब देखिए डिजिटल पेमेंट की बात होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS सब पे चार्जेस पड़ रहे हैं, तो बैंक में रखने से भी पैसा घट ही रहा, बढ़ गया। बजट में सर 10 सेकंड में, बस 10 सेकंड में युवाओं के लिए कहा गया है। जायसवाल जी आप तैयार रहिएगा जी। जितने भी एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव हैं, हकीकत इससे पहले भी एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव दिए गए, लेकिन कितनी कंपनियों ने, कितने मैन्युफैक्चरर ने, कितने लोगों ने उसका लाभ लिया? सवाल ये है कि आपने बजट में तो बहुत बड़ी घोषणा दिखती है, लेकिन हकीकत में वो उससे कितने युवाओं को, नए युवाओं को नौकरी मिलेगी? ऑलराइट, पवन जायसवाल जी मुझे आप बताइए कि इस बार के बजट में जो प्रोविजंस किए गए, स्पेशली म्यूचुअल फंड की तरफ जाने में या स्टॉक मार्केट की तरफ जाने में, कोई डिस्करेज किया गया है, वो भी खास तौर पर आम इन्वेस्टर्स को?
क्या आप ऐसा फील करते हैं? हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो इक्विटी शेयर्स पे ट्रेडिंग पे इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स लगा दिया और वो आज से ही लागू हो गया है, 23 तारीख से लागू हो गया है। इसी कारण शेयर मार्केट धस हुआ है। तो ये डिस्करेजिंग भी है, क्योंकि काफी लोग जो रिटायर्ड हैं, युवा है या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अपना काफी कुछ टाइम शेयर मार्केट की तरफ भी लगाते हैं, उससे 2 पैसा उनको बचता है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15 से 20% बढ़ गया इक्विटी शेयर्स पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10 से 12.5% हो गया, ये थोड़ा सा हितकर हो गया। इसलिए भी अब आपको क्या लगता है कि जो आम इन्वेस्टर है ये क्या स्टॉक मार्केट की तरफ जाएगा, म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा? मुझे लगता है थोड़ा सा वो डिस्करेज फील करेगा। डिस्करेज फील कर रहा है, लेकिन चूंकि उसके बाद कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब उसमें फिर वही कल से अब मैं तो वही कह रहा हूँ कि बैंक में पैसा रखो, ये 2% जो दें उसी तरह हाथ फैला के ले लो इनसे, और क्या। बाकी और तो कहीं लगा नहीं पाओगे पैसे। प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही, प्रॉपर्टी में आप नहीं लगा सकते। हाँ, क्यों पवन जी, ऐसा ही है? अब सीआर से आपको समझ के लेना होगा। उन्होंने एक जगह महिलाओं के लिए बुलाया कि स्टैंप ड्यूटी में भी छूट देंगे अगर वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेंगी। बजट में प्रोविजन दिया है। ऑलराइट सर, मैं प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल जी को भी इनवाइट करता हूँ, फाइनल वर्ड उन्हीं के होंगे। बताएं सर कि मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे हर्ट हो गए? अगर बजट आपके हिसाब से तो बड़ा शानदार है, पर मार्केट के सभी सेक्टरों में, सभी पैरामीटर्स में मैंने देखा कि सारे निगेटिव ट्रेंड्स आ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो शेयर मार्केट होता है उसका सेंटीमेंट अपना होता है, और वो अपने बड़े वेस्टेड उसमें होता है, अपने बहुत लोकलाइज्ड पैटर्न पर वो काम करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि युवा वर्ग को क्या मिला, उसको इससे मतलब नहीं कि बिहार को क्या मिला, उसको इससे मतलब नहीं है कि सोलर एनर्जी बढ़ रही है, उसको ये मतलब है कि उसको टैक्स में क्या रिलीफ मिला। और कलहंस जी ने एक जो बात कही, फ्यूचर ऑप्शन वाली जो बात कही, उसी में उसका जवाब छिपा हुआ है। ये जो फ्यूचर ऑप्शंस वाले लोग जो ज़्यादा ऑपरेट करने लगे हैं शेयर मार्केट में, वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो मार्केट जरूर भगा रहा है, लेकिन वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं रियल इन्वेस्टमेंट को बाधित करता है। अगर हम पैटर्न देखें तो इधर में ये हो रहा है कि मार्केट इधर एफओ के चक्कर में इधर से उधर हो रहा है। तो होना क्या चाहिए? शेयर मार्केट, अच्छा शेयर मार्केट क्या होता है? जो अननेसेसरी का उसमें बैलूनिंग ना हो। सर, लोग अगर स्टॉक मार्केट जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात। मैं एक डेटा आपको बताता हूँ। अभी मुझे जब बीएससी का एक डेटा मिला था, उसके मुताबिक पूरे देश भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं स्टॉक के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उत्तर प्रदेश से हैं सर। बड़ा वेलकमिंग है। तो तब यहाँ के लोग भी उस मार्केट को समझ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। लेकिन मार्केट बढ़ता है तो क्रेडिट तो सरकार लेती है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर अनावश्यक बैलूनिंग होती है शेयर मार्केट में, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि क्रेडिट तो सरकार लेती है ना, मार्केट बढ़ता है तो क्रेडिट कौन लेता है? सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। अब आज हमने 10-11 लोगों की ओपिनियन को सम्मिलित करने की कोशिश इस 55 मिनट के कार्यक्रम में की। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट से आपको ज़रूर कुछ जानकारियां हासिल हुई होंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।